ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आज आप लोगों का फॉर्मली हम लास्ट क्लास वर्ल्ड हिस्ट्री का एंड कर रहे हैं। सिलेबस तो आपका समाप्त है। अब तो आज कोई क्लास ही नहीं, सिर्फ आपसे एक परिचर्चा है, क्योंकि जो मैटर हम कल से आपसे डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बस एक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की चाहत है कि आप एक थिंकिंग क्रिएचर बन जाओ। अब हम एक पहले आप ये एश्योर करो, और आज अच्छा होता कि आप ही लोग कुछ क्वेश्चन करते, क्योंकि मैटर तो मैंने दे दिया है। इसमें जो डिफिकल्ट चीज जहां आपको समझने में दिक्कत होगी वो मैं आपको समझा देता हूं, और बाकी तो सारे मैटर एक दूसरे से अगर इसको आप एक दो बार जब भी टाइम मिले आप पढ़ लोगे तो वैसे भी आप लोग अब इतने इनलाइटेंड हो चुके हो। आप लोग को तो मुझे आश्चर्य हुआ कि पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री के दरमियान में आप लोगों की ओर से ना तो कोई परेशानी हुई, ना कोई क्वेरीज आई ज्यादा। मतलब रियली मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं कई बार आप लोगों के बारे में कोट करता हूं कि भाई कौन, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, लेकिन आप लोगों ने जितनी आसानी से वर्ल्ड हिस्ट्री को पचाया है और जितना इंटरेस्ट से पचाया है, ये मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग है। अब आप लोग बताओ कि आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या है कि आप लोग कुछ थिंकिंग क्रिएचर हो सके, चीजों को लिंक करना सीखा। पहले इस चीज का जवाब आप अंकुर के माध्यम से दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मतलब लिंक करना सीखा कुछ हर दिन। देखिए दुनिया में जो इतने बड़े स्कॉलर्स या कुछ भी होते हैं वो सब दिमाग का है। जैसे शरीर में क्या होता है, मैं क्यों कहता हूं सोचने वाला प्राणी बनो। जैसे मान लीजिए मेरा अगर हाथ कमजोर है तो डॉक्टर उसका क्या उपाय बताएगा। डॉक्टर कहेगा आप डंबल करिए या कोई एक्सरसाइज करिए ताकि आपके हाथ में ताकत आए। तो दिमाग में ताकत आती है जब हम क्रिएटिव सोचते हैं तो ये दिमाग में दोनों चीज है। और क्रिएटिव सोचने का एक दूसरा फायदा होता है, डिस्ट्रक्टिव चीजें आपके दिमाग में रहेंगी नहीं। मतलब आप अपने स्टडी में इतना एब्जॉर्ब रहोगे कि आसपास के लोगों से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसका आम क्याम और गुठलियों का दाम की बात है। अब दूसरी चीज बोलो कि राइटिंग तो थोड़ा टेक्निकल चीज होती है, तो पहले आप लोग हमें अब इन्फॉर्म करिए कि राइटिंग मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री में, चूंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में तो प्रीलिम्स का पार्ट रहा नहीं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में प्रीलिम्स तो है नहीं, तो हमने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में मेंस ही मेंस का काम करवाया है। तो हमने खूब कोशिश की है कि वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट में आप राइटिंग सीख लो। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट में, या आपने जो ओवरऑल मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट में किया, वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट में किया, जो ओवरऑल हमने राइटिंग के लिए काम करवाया, तो राइटिंग में आप लोगों का क्या सिचुएशन है, मतलब किस लेवल पर हो, मतलब कैसा फील कर रहे हो। कुछ 50% लिखना है, कुछ 60%। ओके, 50-60% है तो अभी बहुत बढ़िया है। अब एक उपाय आप लोग करिए, आप लोग अपना अपना लैंग्वेज थोड़ा सा, मतलब ऐसा होना चाहिए एक्सप्रेस कर सके, और आप रेगुलर लिखिए। जैसे आपका क्लास फिनिश भी हो जाए तो अभी आप एक क्वेश्चन कम से कम रेगुलर, और फिर जब समय जैसे आता जाए तो बाकी विषयों के भी प्रश्न को लिखिए। तो दिन भर में आप 4-5 पेज लिखने की कोशिश करिए। लिखने की कमजोरी लिखने से दूर होती है। तरीका तो आप सीख चुके, मतलब मैंने कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, कैसे डेवलप करना है, ये तरीका आपने सीखा कि नहीं। बाकी तो चलिए क्वेश्चन में जैसे जैसे आप चीजों को पचाएंगे वैसे वैसे चीजें हो जाएगी, लेकिन क्या आपने उसका तरीका सीखा कि नहीं। प्लीज इन्फॉर्म अस, आप इन्फॉर्म करिए कि आपने तरीका सीखा या नहीं। ओके, यस, थैंक यू। तो मैं स्टूडेंट्स, अब मैं इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं उन चीजों को जरूर बता देना चाहूंगा जिसको आपको खुद से पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। मैंने कहा तृतीय विश्व के देशों का तो कमजोर, उस स्थिति को कमजोर होना तय था, और समाजवादी मॉडल का जब बिखराव हुआ तो पूंजीवादी मॉडल को और भी प्रगति हुई। मैंने कल आपको सैमुअल पी हंटिंगटन, एंड ऑफ हिस्ट्री, ये सारी चीजें आपको बताई। और अब
कैसे अरब इजराइल संबंध और ओस्लो समझौता, यासिर अराफात। अब जो तकनीकी क्रांति हुई शीत युद्ध के दरमियान, उसी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन निकल कर आया। अब आप कहोगे कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन निकल के आया है, कहां से निकल कर आया है? तो जो तकनीकी क्रांति हुई है, मतलब एक तरह से आप समझिए, तो जब कोल्ड वॉर में दोनों पक्ष अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए जो उन्होंने नए नए अनुसंधान किए, नई नई तकनीकी डेवलप की, तो इस कारण से धीरे धीरे सूचना के क्षेत्र में प्रगति होती गई। उसी क्रम में कंप्यूटर आ गया, उसी क्रम में इंटरनेट आया, उसी क्रम में डायरेक्ट डायलिंग सिस्टम आई, और फिर देखते देखते पूरी दुनिया में सूचना प्रौद्योगिकी आ गई। अब देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी आने से इसको तृतीय औद्योगिक क्रांति, दुनिया में 2 औद्योगिक क्रांति तो पहले आई ही थी, तृतीय औद्योगिक क्रांति। वैसे देखो टोटल 4 औद्योगिक क्रांति की परिकल्पना है। अभी जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D टेक्नोलॉजी, ये सब जो आ रहा है आपको, GPT-4 वगैरह आप देख रहे हो, ये सब क्या है? ये सब 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। लेकिन तृतीय औद्योगिक क्रांति 1990 के दशक से उसकी शुरुआत मानी जाती है और वो चलती रही आगे तक। इस तृतीय औद्योगिक क्रांति में फायदा किसको हुआ पता है? इस तृतीय औद्योगिक क्रांति में फायदा हुआ भारत और चाइना जैसे देश को। मतलब कुछ देश को घाटा भी हुआ, मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे अब लैटिन अमेरिका है तो वो पिछड़ गए, और जहां जहां जो देश, जैसे अब देखो तृतीय औद्योगिक क्रांति आई तो दुनिया में आर्थिक उदारीकरण और भूमंडलीकरण हुआ। तो भूमंडलीकरण में आपको, मैंने कल आपको बताया था कि आपको अपना बाजार खोलना होगा। तो जब हम लोगों ने अपना अपना बाजार खोला तो कुछ को फायदा हुआ, कुछ को नुकसान हुआ। अब इंडिया को फायदा क्यों हो गया? क्योंकि हमारे पास सस्ती दर पर इंजीनियर थे। हमारा जो इंजीनियर था हमारे यहाँ वो सस्ता था, क्योंकि एक तो अच्छी खासी संख्या हमारे इंजीनियर्स की थी। दूसरी बात है कि हम लोग इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश ग्रेजुएट्स हमारे यहाँ वर्ल्ड में सबसे ज्यादा था। तो हम लोगों को फायदा मेन हुआ आउटसोर्सिंग से। एक टर्म आता है आउटसोर्सिंग, जैसे इकोनॉमी में आप जाओगे तो एक टर्म आपको आएगा आउटसोर्सिंग। वो आउटसोर्सिंग क्या होता है कि जैसे जब सूचना प्रौद्योगिकी आई तो आप देखते हो कि आप देखते होगे कि कितनी सारी कंपनीज है और कितनी सारी सर्विस सेक्टर में लगी हुई कंपनीज है, जो आप देखते हो कि बड़े बड़े पैकेज देकर इंजीनियर्स को रखते हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स को रखते हैं और बहुत सारे लोगों को रखते हैं। और आईटी कंपनी जिसको बोलते हो, तो वो क्या करेगा कि जैसे यूएसए में नाइट डे है, यहाँ नाइट है, तो सर्विस नाइट में देखो वो कंपनी लेट नाइट तक खुली रहेगी, तो उनका जो सर्विस होता है वो यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। तो उनके इंजीनियर अगर साल में मान लीजिए $12 लाख लेते हैं, तो हमारे इंजीनियर साल में कितने 50 लाख रुपए में काम कर देंगे, उनको 30 लाख रुपए में, 20 लाख 25 लाख रुपए में काम कर देते हैं। तो $12 लाख का उनको अगर काउंट करके आप 60 से गुना करिए तो उनके लिए तो 1.5 करोड़ का ईयरली पैकेज, 2 करोड़ का ईयरली पैकेज यूएसए में हो जाएगा रुपये के हिसाब से, और इंडिया में वही चीज उनको 25 लाख में हो रहा है, तो उनका 8 गुना कम लग रहा है, मतलब 8वां भाग ही लग रहा। तो वो क्या करते कि इंडिया से सेवा लेते, तो हम लोगों को जॉब क्रिएशन हुआ। और दूसरी चीज आप यह भी जानिए कि जैसे बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं, जैसे आप देखते होंगे कि आपको कहीं से कॉल आता है, फोन आता है, जिसमें आपको मतलब टीवी ही खराब हो गई या कोई टेक्नोलॉजी, तो आप यहाँ से करते हो, अगर सर्विस नहीं होता है तो आप गुस्सा करते हो। तो आप जिस पर गुस्सा करते हो वो बहुत सोफिस्टिकेटेड हो, ये सर, सॉरी सर, मैं जल्दी भेजूंगा, ये करता रहता है, वो बिल्कुल गुस्सा नहीं खाएगा। क्यों? उसको उससे कोई लेना देना है ही नहीं। कंपनी पता चला यूएसए में है और कॉल सेंटर बना हुआ है सिंगापुर में बैठा हुआ आपको डील कर रहा है। उसी तरह हमारे जो ग्रेजुएट्स थे वो कॉल सेंटर पर बैठते थे और अमेरिकन कंपनी को डील करते थे, उनके कंप्लेन को नोट करते थे, उनके कंप्लेन का जवाब देते थे। तो उससे क्या हुआ, ये आउटसोर्सिंग, वही टर्म आता है आउटसोर्सिंग, उससे हम लोगों का बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी आई। इसलिए हमारी इकोनॉमी सर्विस सेक्टर और हमारा सर्विस सेक्टर भी पूरी इकोनॉमी का 55% तक पहुंच गया और हमारी इकोनॉमी काफी ग्रो हुई। तो हमें फायदा हो गया अनजाने, और चाइना को भी फायदा हुआ। जैसे हमको ऑफशोरिंग से फायदा हुआ तो चाइना, आउटसोर्सिंग से फायदा हुआ तो चाइना को ऑफशोरिंग से फायदा हुआ। तो आप कहेंगे ऑफशोरिंग क्या होता है? तो ऑफशोरिंग का मतलब हुआ कि जैसे यूरोप में कोई इंडस्ट्री है, तो यूरोप में इंडस्ट्री बैठी हुई थी, तो उस इंडस्ट्री में अब मान लीजिए वहां पर इलेक्ट्रिसिटी महंगा है,
लैंड महंगा है और वाटर महंगा है, तो वहां पर क्या होता है कि किसी प्रोडक्शन का लागत बहुत ज्यादा हो जाता है। तो लागत बहुत ज्यादा हो जाता है तो वहां के कैपिटलिस्ट को अपने राष्ट्रवाद से क्या लेना देना है, आप ही बताइए। मतलब वो राष्ट्रवाद से कोई लेना देना तो होता नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने इंडस्ट्री के पार्ट को दुनिया के बाकी जगहों पर फैला देंगे। चाइना उनको सस्ते दर पर लैंड दे देगा, इंडिया सस्ते दर पर उनको आउटसोर्सिंग मतलब क्या कहते हैं वो एक्सपर्ट्स दे देगा। तो इस तरह से क्या होगा कि उनका एक ही जो कंपनी है, तो पता चला कि उनका व्हील बन रहा है इस कंट्री में, एक्सल बन रहा है उस कंट्री में। तो इस तरह से उन्होंने अपने इंडस्ट्री को दुनिया के बाकी जगहों पर बाइफर्केट करके छोड़ दिया, जहां जो सस्ता है, कहीं इलेक्ट्रिक सस्ता मिल रहा है, कहीं लैंड सस्ता मिल रहा है। तो चाइना ने चूंकि लैंड को भी जब चाहते थे तो गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, डिक्टेटोरियल अप्रोच था, तो लैंड को एक्वायर करके दे देती थी, सस्ते दर पर सारी चीजें मुहैया कराती थी। तो चाइना में बहुत सारे इंडस्ट्री का रस हुआ और इस कारण से ऑफशोरिंग हुआ चाइना में। तो चाइनीज इकोनॉमी को एफडीआई से बहुत ज्यादा फायदा मिल गया उसमें, हम लोगों को एफआईआई से मिला, आउटसोर्सिंग से मिला। तो इस तरह से हम लोग फायदा कमाए। लेकिन बहुत सारे कंट्री, जैसे बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज तो और भी गरीब हो गए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ कि जब उनका मार्केट खुला तो दुनिया के प्रोडक्ट उनके यहाँ डंप होने लगे, तो उनके अपनी इंडस्ट्री का पतन होने लगा, तो वो इकोनॉमिक क्राइसिस में चले गए। अब लैटिन अमेरिका में देखो, उनको ग्लोबलाइजेशन से नुकसान हुआ क्योंकि उनकी इकोनॉमी और भी कंपटीशन में नीचे गिर गई। परिणाम क्या हुआ कि लैटिन अमेरिका में समाजवादी प्रतिक्रिया हुई थी 1990s में और अर्ली 20s में। उसको पिंक रेवोल्यूशन कहते हैं, गुलाबी क्रांति, चूंकि लाल कम्युनिस्ट क्रांति को कहते हैं। वहां पर फिर न्यू कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, कम्युनिज्म तो एक तरह से समाप्त हो गया, लेकिन फिर इसका रिसर्फेसिंग हुआ, कुछ सोशलिस्ट टेम्परामेंट वाली गवर्नमेंट को लैटिन अमेरिका में। तो प्योर रेड नहीं थे, कम्युनिस्ट को रेड कहते हैं, तो उनको पिंक रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। तो यही है ऑफशोरिंग का और इसका। तो आउटसोर्सिंग का मेरे विचार से आप लोग समझ गए होंगे। अब अंकुर जरा पूछो मेरे स्टूडेंट से वो समझ पा रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। थोड़ा हिंट कर दीजिए, समझ रहे हो आप लोग? नीतीश पूछ रहे हैं एफडीआई क्या है? एफडीआई कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि आप जैसे किसी दूसरे इंडस्ट्री में, दूसरे कंपनी में आप डायरेक्ट पैसा लगाते हो, तो वहां पर आप जैसे मान लो आपका शेयर है, तो शेयर खरीद कर मतलब उसमें एक लार्जर पार्ट शेयर, पता चलता है कि भाई आप अपनी कंपनी को एफडीआई के लिए 46% के लिए खोले हो, 36% के लिए। तो अगर आपके यहाँ कोई कंपनी आपकी इंडस्ट्री में डायरेक्ट पैसा लगा के उसमें इन्वेस्ट करती है, तो उससे फायदा आपको होता है, वो तकनीकी भी लाती है और तकनीकी के साथ एक्सपर्टीज भी लाती है। जैसे आपके यहाँ एप्पल कंपनी आ गई और आपका मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के कंपनी के साथ उसका कोलैबोरेशन होता है, तो कोलैबोरेशन हो गया तो आपको आप तकनीकी भी मिली, इन्वेस्टमेंट भी मिला, तो आपको फायदा हो जाता है उसमें। एफआईआई में क्या होता है कि आप शेयर मार्केट में जो शेयर भेजते हैं वो शेयर वो खरीदता है, फॉरेन जो इन्वेस्टर्स है वो शेयर खरीदते हैं। लेकिन एफआईआई जो होता है वो बड़ा टेम्पररी चीज होती है, वो कभी भी आपको शेयर मार्केट से शेयर निकाल लेगा, तो फिर आपकी इकोनॉमी खतरे में पड़ जाती है, जैसे 1991 में पड़ गई थी। लेकिन जो एफडीआई है एक बार अगर आपको दे दिया तो निकाल नहीं सकता ना, उसका एक सर्टेन पीरियड होता है, उसके सर्टेन फॉर्मेलिटीज होते हैं। तो इसलिए एफडीआई को ज्यादा ड्यूरेबल माना जाता है, उसको ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। बाकी ठीक है। अब तृतीय विश्व की अर्थव्यवस्था को देखो, तेल संकट और पर्यावरण संकट के कारण खतरे में आनी थी, तो वहां पर भुगतान संतुलन की समस्या आई। तो मैंने आपको बताया ही। अब हम लोग इधर चल रहे थे कि यूरोप के एकीकरण, कल मैंने आपको बताया है कि यूरोप का एकीकरण हुआ, और इस यूरोप के एकीकरण में फ्रांस ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्योंकि जर्मनी का जो रियूनिफिकेशन हुआ, जब मैस्ट्रिक्ट सम्मेलन मैंने कहा यूरोपियन यूनियन बना, तो एक्चुअली फ्रांस बड़ा डरा हुआ था। फ्रांस को लगता था कि अगर जर्मनी रीयूनिफाई हो गया तो कहीं वो पुराना फॉर्म में ना आ जाए। तो मैं आपको बताऊं कि जब जर्मनी, देखो जर्मनी को यूरोप, आप लोग मेंटली अलर्ट हो ना, जर्मनी को यूरोप कभी पचा नहीं पाया, दुर्भाग्य है। जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था, आप याद करिए, तो वो यूरोप में इतना उथल पुथल मचाया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसको पनिश किया गया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो बट गया
तो चलिए, फिर जब उसका 1990 में रीयूनिफिकेशन हुआ तो फ्रांस ने सोचा कि भाई कहीं ये खतरनाक न हो जाए, तो उसको यूरोपियन यूनियन में खींच लिया और उसके जर्मन मार्क को यूरो में मिला दिया कि जर्मन मार्क अगर यूरो में मिल जाएगा। लेकिन आप देखोगे कि जर्मनी की इकोनॉमी इतनी मजबूत थी कि जब वह यूरोपियन यूनियन में गया तो वहां भी डबाडोल कर दिया, वहां की पूरा उथल पुथल और पूरी इकोनॉमी जर्मनी के फेवर में चली गई। तो एक तरह से तुम समझो तो जर्मन एकीकरण को, एकीकृत जर्मनी को यूरोप आज तक नहीं पचा पाया है। यह सबसे यूरोप के लिए बड़ी चुनौती रही है। अब देखिए, अब शीत युद्धोत्तर काल में थोड़ा सा मैं आपको रूस की भी चीजें समझा देता हूं। अभी तो रूस फिर चर्चा में, यूक्रेन है, रूस है। जैसे देखिए, पहले एक मिनट, जस्ट 1 मिनट मास्टर्स। देखो, मैं आपको रूस दिखाना चाहता था थोड़ा। जस्ट 1 मिनट मास्टर्स। नहीं, चलिए कोई नहीं। जैसे आज का अगर आप यूक्रेन देखिए तो आप यूक्रेन पर नजर डालिए, तो यूक्रेन पर जब आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि रूस के बगल में है और ये कभी उसका बहुत करीब हुआ करता। खैर एनीवे, मेरा मेन पॉइंट ये है कि जब 1998 में सोवियत रूस का विघटन हुआ तो रूसी गणतंत्र आया। तो अब जैसे मान लो अलग अलग राज्य का प्रधान होता है, तो रूस तो फिर भी 3/4 से ही बड़ा था, आपने देखा। तो जो रूसी गणतंत्र था, तो रूसी गणतंत्र में अगर आप नजर डाल के देखोगे तो उसमें रूसी गणतंत्र एक बहुत मेजर एरिया, सबसे तो रिप्रेजेंटेटिव वही था। तो उसका हेड था, उसका नाम था बोरिस येल्त्सिन। तो बोरिस येल्त्सिन था। तो देखो, अब गोर्बाचोव के साथ तो अमेरिका ने धोखा किया ही, धोखा दिया। इसलिए धोखा दिया कि जैसे देखो, अब किस तरह हम धोखा कहेंगे, तो गोर्बाचोव ने शीत युद्ध को समाप्ति में भूमिका निभाई, बड़ी उदार नीति अपनाई। उदार नीति अपनाने के बाद उसने बहुत हद तक सोवियत रशिया को चेंज करने की कोशिश की। दुर्भाग्य उसका हुआ कि सोवियत रशिया बट गया। अब जब सोवियत रूस बटा तो अब गोर्बाचोव जो उसका हेड था, तो उसको तो चाहिए था, एच.डब्ल्यू. बुश था उस समय, रीगन चला गया था, एच.डब्ल्यू. बुश आ गया था नए प्रेसिडेंट के रूप में। जॉर्ज डब्ल्यू बुश का तो आपने नाम सुना होगा, उसका पिता था, फादर था एच.डब्ल्यू. बुश। तो एच.डब्ल्यू. बुश को और चाहिए था कि उसको साथ दे, तो और वो अपने अमेरिकन कांग्रेस में खड़ा होकर उसको डिसग्रेस कर रहा था। तो गोर्बाचोव तो खैर बहुत ही माने अपमानित ही हुआ एक तरीके से, और उसको तो जाना पड़ा। अब सोवियत रूस विघटित हो गया। तो सोवियत रूस विघटित हुआ तो उस सोवियत रूस में जो रूसी गणतंत्र था, अब तो 15 में एक गणतंत्र हो गया हो, तो उसका प्रधान था बोरिस येल्त्सिन। तो उसने देखा कि वैसे भी रूस टूट रहा है, तो उसने क्या किया कि 2000 मतलब 1993 में ही उसने एक जो 15 जो गणतंत्र थे उसकी बैठक बुलाई। कहा कि चलो आप लोग स्वतंत्र हो गए तो हो गए, लेकिन एक संघ कम से कम बना लो ताकि हम लोगों के बीच कोई ना कोई एक संबंध बना रहे। तो उसने एक CIS करके फॉर्म किया। CIS का मतलब होता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो एक ढीला ढाला संघ के रूप में रहा। खैर चलिए, आपको सूचना मिलती है कि 2014-15 में उसने एक और संगठन बना लिया, और उस संगठन को कहते हैं कि वो जो संगठन बनाया, उस संगठन को आप कह सकते हैं कि वो संगठन जस्ट 1 मिनट, उसको मतलब जस्ट 1 मिनट, हाँ, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो मैं कहता हूं कि उन्होंने एक संगठन बनाया, जैसे यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन करके, वो 2014-15 में। उसमें 5 ही सदस्य, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, रूस है, 1-2 और भी कंट्री, मालदोवा है।
तो यही सब 1-2 कंट्री है। तो अब क्या हुआ कि बोरिस येल्त्सिन के साथ भी बेसिकली अमेरिका ने धोखा किया। जैसे बोरिस येल्त्सिन उसके पिछलग्गू के रूप में रहा कि चलो ये हमारी सहायता करेगा। अब जब सोवियत रूस का विघटन हुआ तो देखिए अब क्या हुआ कि कम से कम यूएसओ को इस बात का डर था कि कहीं ऐसा न हो कि जो परमाणु हथियार है वो रूसी गणतंत्र के पास ही था। तो रूसी गणतंत्र और परमाणु हथियार वर्चुअली 3 देशों में था, 4 देशों में। एक रूसी गणतंत्र में था, एक था उसमें बेलारूस में, एक था यूक्रेन में और फिर कजाकिस्तान में। तो उन सब से सुपुर्द करवा लिया। मतलब अमेरिका ने मध्यस्थता की, क्योंकि अमेरिका की तो चिंता थी कहीं परमाणु हथियार फैल ना जाए, तो बाकी से समर्पित करवा लिया। यूक्रेन से जब समर्पित करवाया 1994 में, तो यूक्रेन थोड़ा सा आनाकानी कर रहा था कि भाई हम परमाणु हथियार इनको दे दें और कल को ये हम पर हमला कर दे। तो इसको 1994 में इसे अंत में हुआ कि ठीक है, यूक्रेन को कहा गया कि आप परमाणु हथियार सुपुर्द कर दीजिए। यूक्रेन ने परमाणु हथियार सुपुर्द कर दिया। बदले में यूएसए ने कहा कि आप रूसी गणतंत्र को कि आप वादा करिए इनको कि भविष्य में कभी हमला नहीं करेंगे। तो रूसी गणतंत्र ने यूक्रेन पर वादा किया कि भाई हम भविष्य में हमला नहीं करेंगे। लेकिन अब आप कहोगे भाई अभी का जो सिचुएशन है तो भविष्य में हमला क्या करना। आपको शायद पता हो, जो अपने मैटर पर हो, कि 2014 में रूस ने यूक्रेन से पहले क्रीमिया का क्षेत्र छीन लिया। क्रीमिया का क्षेत्र 2014 में क्या है मैं बैकग्राउंड बता देता हूं। और अभी हमला कर दिया। तो हुआ ऐसा कि 99 तक रूसी गणतंत्र का प्रधान बोरिस येल्त्सिन था और बोरिस येल्त्सिन अमेरिका के पीछे पीछे चला। 1994 में यूक्रेन से उसने हथियार अमेरिका ने सुपुर्द करा दिया। और जब 1990 में, आप लोग मेंटली अलर्ट हो, 1990 में जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, तो जर्मनी के एकीकरण के समय, मतलब जैसे ये जो जगह आप देख रहे हो, तो जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था, तो जर्मनी के एकीकरण के समय ये जर्मनी एकीकृत हो गया दोनों का, वेस्ट एंड ईस्ट के बीच। तो अब मतलब जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो उस समय गोर्बाचोव था। तो गोर्बाचोव को थोड़ी सी अजीब सा लग रहा था कि भाई देखो, पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी में मिल रहा है, तो एक तरह से साम्यवादी देश पूंजीवादी को हम सुपुर्द कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अगर पूंजीवादी देश का पूरा में विस्तार करोगे तो सारे देशों में आप फैलते चले जाओगे। उस समय 1990 में रीगन था, उसने वादा किया यूएसए ने कि आप घबराइए नहीं, नेटो जो हमारा संगठन है, नेटो, क्योंकि जर्मनी तो नेटो का मेंबर बन गया, तो हमारा जो नेटो संगठन है वो जर्मनी से पूरब नहीं जाएगा, जर्मनी से पूरब नहीं जाएगा। और 1994 में लगभग 10 देशों को नेटो की सदस्यता दे दी अमेरिका। तो बोरिस येल्त्सिन ठगा सा महसूस किया कि भाई आप तो कह रहे थे कि नेटो को इधर विस्तार नहीं होगा और आपने तो नेटो का विस्तार कर दिया, तो ये तो बहुत ठगने वाली बात हो गई। तो अमेरिका ने नहीं माना, कुछ को यूरोपियन यूनियन में लिया, कुछ को नेटो में लिया। और धीरे धीरे जब सोवियत रूस का विघटन हुआ तो सोवियत रूस का पुराने गणतंत्र को भी नेटो में लेना शुरू किया। अब देखिए ना, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये सब नेटो का मेंबर्स हैं ही। नेटो का मेंबर संख्या तो अब 31 हो गई है, 32वां लाइन में है। फिनलैंड एंड स्वीडन जो नया वाला एंट्री मारने वाला है, जो है वो आपने देखा ही, तो उसमें एक फिनलैंड का हुआ है, एक का होना है। तो अमेरिका ने धोखा किया। तो 99 में बोरिस येल्त्सिन हार्ट सर्जरी में उसका डेथ हो गया और वो केजीबी का एक असिस्टेंट लाया था जो वाइस प्रेसिडेंट के पद पर भी रहा था, उसका नाम था व्लादिमीर पुतिन। केजीबी का था, बहुत दबंग टाइप का इंसान था। वैसे भी रूस की परंपरा रही है दबंगियत की। जार के समय आपने दबंगई देखा, आपने स्टालिन के लेकर लेनिन सबकी दबंगई देखी। तो रूस में तो प्रजातंत्र की परंपरा कभी रही नहीं। तो व्लादिमीर पुतिन का उद्भव हुआ 2007 में। व्लादिमीर पुतिन ने जब बर्लिन में एक स्पीच दिया, उस स्पीच में उसने मतलब एंटी अमेरिकन, एकदम आग बबूला होकर एंटी अमेरिकन अपने आक्रोश को व्यक्त किया। तो माय स्टूडेंट्स, 2007 में ही हम लोगों को लग गया था कि शीत युद्ध की फिर माहौल बन रहा है।
और फिर व्लादिमीर पुतिन ने 2014 में यूक्रेन पर हमला करके क्रीमिया छीन लिया यूक्रेन से। और जब क्रीमिया को छीना 2014 में, तो मतलब उस समय बराक ओबामा अमेरिकन प्रेसिडेंट था और बराक ओबामा थोड़ा सा ठंडी दिमाग का व्यक्ति था। तो बराक ओबामा ने क्या किया कि उससे एक संधि कर ली। तो जब बराक ओबामा जिसमें 2014 में उसे टीटी कर रहा था और रूस के साथ मतलब एक तरह से मेल मिलाप की नीति अपना रहा था और रूस ने इतना उद्दंडता की थी कि यूक्रेन से क्रीमिया छीननी थी, तो उस समय के न्यूज़पेपर में भरा हुआ आ रहा था कि यह म्यूनिख का विश्वासघात है। म्यूनिख का विश्वासघात माने म्यूनिख की संधि के बराबर है। तो मैं स्टूडेंट थोड़ा तुम लोग एश्योर कर देते कि म्यूनिख की संधि तुम्हें याद है और म्यूनिख की संधि किसने की थी उसका नाम अगर टाइप कर देते तो बड़ी मेहरबानी होती। मुझे लगता कि तुम लोग वास्तव में प्रबुद्ध हो चुके हो। तो जरा देखो तो बताओ तो ये म्यूनिख की संधि का चक्कर है क्या कि न्यूज़पेपर में उसकी तुलना म्यूनिख की संधि से की। अंकुर गौर से देख के बताओ मेरे स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है। हिटलर जर्मनी। हाँ, गुड गुड, तुम लोग इनलाइटेन है ना। तो वही तुमको याद है जब चेम्बरलेन ने आकर हिटलर को संतुष्ट करने के लिए चेकोस्लोवाकिया से सुडेटेनलैंड काट के म्यूनिख में दे दिया था, तो जब क्रीमिया रूस ने काट लिया, फिर बराक ओबामा ने जब संधि की तो उसने कहा कि तो म्यूनिख का विश्वासघात है। यूरोपीय देश भी इससे असंतुष्ट थे कि बराक ओबामा क्यों रसिया के साथ इतना सॉफ्ट हो रहा है। खैर माई पॉइंट इज दैट कि इस तरह से रूस तो पहले से ही देने लगा था, अब तो फिर दोबारा हमला कर दिया। ये तो आप लोगों के सामने का हाल ही है। अब किसकी गलती है? रूस कहता है तुमने वादा तोड़ा क्योंकि तुमने पूरब की तरफ नाटो का क्यों विस्तार किया जबकि तुमने वादा तोड़ा। वो कहते हैं अमेरिका कि तुमने वादा तोड़ा जब 1994 में जब यूक्रेन ने परमाणु हथियार तुमको सुपुर्द कर दिए थे और तुमने वादा किया था कि यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे, तो तुमने हमला क्यों किया। अब इसमें डर यह है कि जैसे ईरान है, तो बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है, तो उनको डर इसमें इस बात की है कि यूक्रेन की घटना के बाद कोई अपना परमाणु हथियार छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि यूक्रेन अगर अपना परमाणु हथियार रखा रह जाता तो इतना तो तय है कि किसी परमाणु कंट्री पर कोई हमला नहीं कर सकता। आप देखो ना, भारत पाकिस्तान के बीच पहले कितने युद्ध हुए। अगर आप कश्मीर वाले युद्ध को भी काउंट करते हो तो 3 युद्ध हो चुके हैं। लेकिन जब से परमाणु हथियार आया तब से कोई युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि एक बार जो न्यूक्लियर वेपन्स आ जाता है ना, तो फिर कोई भी उस पर लड़ने से पहले 2 बार सोचता है। तो खैर एनीवे माय पॉइंट इज दैट कि ये हुआ। तो शीतयुद्धोत्तर काल में जो सोवियत रूस है वो मैंने बताया, यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन ये जो मैंने बताया, इसमें बेलारूस है, कजाकिस्तान, ये सब आपको मैटर में मिल जाएगा। रूस है, आर्मेनिया है, किर्गिस्तान है, ये 5 कंट्री है इसमें। उन्नीस रूसी गणतंत्र व्लादिमीर पुतिन का उद्भव हुआ है। संघाई सहयोग संगठन भी इसने बना लिया ना 2007 में व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। तो मतलब ये जो संघाई संगठन है वो चाइना के साथ मिलकर बना है। और चाइना भी क्या था कि 1971 से लेकर मैंने बताया था कि 1989 तक वो अमेरिकन कैंप में रहा था, अमेरिका के, उसी में चाइना ने अपनी शक्ति मजबूत की थी। लेकिन अब तो अमेरिका और चाइना के बीच दूरी हो गई, तो फिर अब जो चाइना है, जो चीन है, वो रूस के निकट आ गया। अब आर्थिक उदारीकरण से क्या तात्पर्य है ये तो मैंने आप लोगों को समझाया ही था। वाशिंगटन सहमति, फ्रेडरिक हाइक और मिल्टन फ्रीडमैन, और मैटर में लिखा हुआ है, आप लोग उसको आराम से डील कर सकते हो। अब आर्थिक उदारीकरण में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, जैसे देखो जॉन मेनार्ड केन्स जब था, तो जॉन मेनार्ड केन्स ने जिस समय IMF, वर्ल्ड बैंक बनाया था, गेट बनाया था, तो जॉन मेनार्ड केन्स का कहना था कि देखो अर्थव्यवस्था को आप सीमित खोलो, पूरी तरह से मत खोलो, क्योंकि पूरी तरह से खोलोगे तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। तो उस बात को नहीं माना गया और अर्थव्यवस्था को अनलिमिटेड वे में खोल दिया गया, मतलब पूरी तरह से खोल दिया गया इसमें भूमंडलीकरण में। जैसे देखो जॉन मेनार्ड केन्स ने कहा था कि देखो औद्योगिक उत्पाद को ट्रेड में शामिल करते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, लेकिन कृषि को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल नहीं किया था, सेवा क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल नहीं किया था, क्योंकि उसका मानना था कि कृषि को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल कर देंगे तो कृषि किसी भी कंट्री को खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है, तो ऐसी स्थिति में किसी देश की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। तो हमको कृषि को नहीं रखना है व्यापार में। मैंने व्यापार में रखने का मतलब कि आज की तारीख में तुम किसी देश के कृषि उत्पादों पर भी कर मतलब चुंगी लगा के नहीं रोक सकते हो, और ना ही तुम अपने कृषि को सब्सिडी दे सकते हो। होगा कि भाई आपने फेवर कर रहे हो अपने कृषि को, तो खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है ना। और दूसरा सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, सभी, अब आप दूसरे कंट्री का बैंकिंग आपके यहाँ खुलेगा, आप मना नहीं करोगे, उसकी बीमा कंपनी खुलेगी, तो इससे आपके सेवा क्षेत्र को तो प्रतिस्पर्धा मिल रही है। और तीसरा फैक्टर है कि उन्होंने, चूंकि देखो पश्चिमी देश है, वो पश्चिमी देश तो तकनीकी में अब धीरे धीरे अब उत्पादन में वो पिछड़ रहे थे, क्योंकि जो औद्योगिक देश हैं, जो तृतीय विश्व के देश हैं, उनके लेबर चीप हैं। तो मान लो सूती वस्त्र है या बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो लेबर इंटेंसिव है, तो वहां लेबर इंटेंसिव उद्योग में ये तो बाजी मार ले जाते थे, सोच सकते हो। तो जब ये बाजी मार ले जाते थे तो वैसे उद्योगों में उनकी जो स्थिति है वो कमजोर हो रही थी। तो अब इन्होंने सोचा कि भाई चलो उस उद्योग में तो हम इनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, तो इन्होंने क्या किया, एक नई चीज ला दी जिसको कहते हो पेटेंट एक्ट। पेटेंट एक्ट का मतलब हुआ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब जो तकनीकी हमने बनाई है वह तकनीकी आप यूज करते हो, तो जितना आप प्रोडक्शन करते हो सब में आपको पेटेंट में मतलब हमें उसका एक पार्ट मुनाफा का देना पड़ेगा। तो इंडिया पहले बहुत रेजिस्ट किया था, हम लोग को याद है, हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे 1989-90 में, तो इंडिया पर सुपर 301 अमेरिका ने लगाया था, सुपर 301, क्योंकि इंडिया ने कहा था कि देखो हम प्रोसेस पेटेंट देंगे लेकिन प्रोडक्ट पेटेंट नहीं देंगे। जैसे उसका ये कहना था इंडिया का कि जैसे मान लो अब ट्रैक्टर की तकनीकी मैं आपसे लेता हूं, तो तकनीकी आपका यूज कर रहा हूं, तो एक बार में आपसे हम लमसम अमाउंट आप ले लो और हमें फ्री करो। आप कहते हो प्रोडक्ट पेटेंट का मतलब है कि जितना ट्रैक्टर का प्रोडक्शन करेंगे तो प्रत्येक ट्रैक्टर पर आप मतलब अपना शेयर लोगे, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इंडिया अकेला कितना खड़ा रहता, अंत में इंडिया को भी झुकना पड़ा। अब इसके परिणाम है पेटेंट एक्ट के कारण कि आज देखो कैंसर जैसा जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है वो भी कितना दुनिया में महंगा हो गया, मतलब। और दुनिया में जब कहा जाता है ऐसी बीमारियों के लिए, एड्स, कैंसर, इस तरह की बीमारियों के लिए कि भाई ये सब, ट्यूबरक्लोसिस, कि भाई आप मेडिसिन का कॉस्ट कम करिए, तभी होगा जब उस पर आप पेटेंट फ्री कर दीजिए, तो ये लोग पेटेंट फ्री करने के लिए तैयार नहीं। हालांकि इंडिया ने एक क्लॉज रखा हुआ है कि जो हमारा इसेंशियल है, जो हमारा सर्वाइवल के लिए जो गुड्स है, उस पर हम पेटेंट से फ्री करके अपना प्रोडक्शन कर सकते हो। तो इंडिया कुछ कुछ मेडिसिन का कर लेता है। हालांकि इस बात के लिए इंडिया पर आलोचना होती है और उसको मामले को WTO में लाया जाता है। तो खैर ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये सब क्या हुआ कि पूरा अब जो ग्लोबलाइजेशन होने से पूरा ट्रेड का जो कंपोजिशन है वो बदल गया। तो मैंने आपको कल बताया है कि भाई तृतीय विश्व ने ये शर्तें क्यों मानी, क्योंकि तृतीय विश्व के अगेंस्ट में ये शर्तें जा रही थी। तो तृतीय विश्व ने मतलब जो उरुग्वे राउंड की वार्ता 1986 में हुई, उसी पर WTO बना। और उस समय तृतीय विश्व ने सोचा समझा नहीं, जब बाद में हस्ताक्षर कर लिया तो उसको लगा कि भाई ये तो सारा कुछ पश्चिमी देशों के फेवर में चला गया। तो जो तृतीय विश्व के देश हैं उन्होंने पश्चिमी देशों पर दबाव डालना शुरू किया कि अब टर्म्स को बदलिए और एक बार फिर आप एक नया राउंड चलाइए वार्ता का, उसमें आप हम लोगों के फेवर में कुछ करिए। तो पश्चिमी देशों ने तृतीय विश्व के दबाव में एक दोहा राउंड शुरू किया था। जैसे ये उरुग्वे राउंड था, ये वार्ता का अलग अलग राउंड है। जैसे हम लोग जो स्टूडेंट लाइफ में थे तो कहते थे उसको उरुग्वे राउंड, तो हम लोग पढ़ते थे उरुग्वे राउंड, तो बड़ा जिज्ञासा होती भाई उरुग्वे राउंड क्या है, तो फिर जाने की भाई इस तरह की वार्ता चल रही है। और तब 1995 में WTO बना। यह है दोहा राउंड। तो दोहा राउंड शुरू हुआ था 2001 में कतर में, कतर जो दोहा मतलब कतर के दोहा में। तो ये दोहा राउंड चला तो उसमें हुआ कि भाई कुछ किया जाएगा, रियायत दी जाएगी तृतीय विश्व के देशों को। लेकिन तभी उनके यहाँ 2008 में अमेरिका में
क्राइसिस हो गई, सब प्राइम लोन क्राइसिस हो गई, और 2009 में यूरोप में यूरोजोन क्राइसिस हो गई। तो इस क्राइसिस के बाद उनकी इकोनॉमी खराब हुई तो उन्होंने हमारे मत्थे ठिकरा फोड़ दिया और फिर दोहा राउंड विफल हो गई, तो उन्होंने हमें कोई रियायत दी नहीं। तो कुल मिला के जो ग्लोबलाइजेशन है वो उनके फेवर में जाता है। अब देखो, अब होता है कि भाई एक टर्म आपको आता है कि भाई एक ध्रुवीय बनाम बहुध्रुवीय विश्व। तो ये क्या है, देखिए पहले जो पूरा जो कोल्ड वॉर आपने देखा, तो पूरा जो शीत युद्ध का काल है उसको दो ध्रुवीय विश्व कहते थे। मतलब एक यूएसए था, एक यूएसएसआर था, तो उसको दो ध्रुवीय विश्व कहते थे। फिर यूएसएसआर का विघटन हो गया, उसका सुपर पावर स्टेटस चला गया, तो यूएसए का उत्थान हुआ, अकेला था बंदा, तो इसको कहा गया एक ध्रुवीय विश्व। लेकिन एक ध्रुवीय विश्व अधिक समय तक चल नहीं पाया, क्योंकि बीच बीच में नए कंटेंडर हो गए। चाइना का उत्थान हो गया, चाइना का बहुत पावरफुल होकर उभरा। दूसरा, फिर एक बार रूसी गणतंत्र का व्लादिमीर पुतिन के समय उत्थान हुआ। तीसरा, 2001 में जब संयुक्त अमेरिका पर 9/11 का हमला हुआ, तब पता चला कि आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या, उसका इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है, इंटरनेशनल उसका नेटवर्क है, तो कोई अकेला देश उस पर नियंत्रण तो कर नहीं सकता। उसको भी, अमेरिका को भी अन्य देशों की सहायता की आवश्यकता हुई। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि यूनिपोलर से वर्ल्ड बन गया मल्टीपोलर। मतलब आज की तारीख में हम उसको यूनिपोलर नहीं कर सकते, बहुध्रुवीय विश्व शब्द अब उसके लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि सिचुएशन ऐसा बनता चला गया कि आप उसको यूनिपोलर वर्ल्ड को चला नहीं सकते, आपको मुंह की खानी पड़ेगी। हाँ, एक चीज और भी बताना चाहता कि जैसे आप लोगों के मन में जिज्ञासा हो गया, मैंने एक टाइटल भी दिया हुआ है, आप मैटर को आगे पीछे देख के जहां भी हो और जब वक्त मिले, क्योंकि देखो इसमें कोई दबाव तो है नहीं, ये तो आपके लिए एडिशनल है, बोनस है। बस हमारा सिर्फ यही कहना है कि आप लोग सोचने वाले प्राणी बनोगे, तो उसके लिए आपको जितनी भी कनेक्टिविटी बनेगी उतना बढ़िया है। इसीलिए मैंने इस बात को कहा कि थोड़ा कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड को भी समझ लो, जान लो। तो एक टर्म आता है आर्थिक उदारीकरण और दूसरा टर्म आता है भूमंडलीकरण। तो कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है दोनों एक है। देखो, दोनों एक नहीं है, बल्कि आर्थिक उदारीकरण साधन है और भूमंडलीकरण उसका परिणाम है। जैसे दुनिया में जो भूमंडलीकरण हुआ, मतलब दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों का समायोजन हुआ, वो आर्थिक क्षेत्र में ही हुआ है, राजनीतिक क्षेत्र में नहीं हुआ। राजनीतिक क्षेत्र में कब होता है, जब दुनिया में विश्व सरकार बनती, तो ऐसा तो बनी नहीं। सामाजिक क्षेत्र में नहीं हुआ, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में तब होता है कि भाई एक देश के नागरिक के लिए आप अपना दरवाजा खोल देते। तो जैसे अब यूरोपीय देश है, तो यूरोपीय देशों ने अपना यूरोपीय संघ के लिए और यूरोपीय यूनियन के लिए उन्होंने एक देश से दूसरे देश का दरवाजा खोला हुआ है, कॉमन नागरिकता की हुई है। परंतु वर्ल्ड में तो बाकी देशों के लोगों को तो आप आने नहीं देते। आपको अगर वही अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका से आता है बोट पर चढ़ के, बोटमैन उसको बोलते हैं, भागकर बेचारा जान बचाकर आता है, या पश्चिम एशिया से जाता है, तो भूमध्य सागर में डूब कर मर जाए, आप अपने यहां उसको प्रवेश नहीं देते। तो भाई सामाजिक भूमंडलीकरण तो है नहीं। अब रह गया सांस्कृतिक भूमंडलीकरण, तो ठीक है, अब टीवी है, इंटरनेट है, दुनिया में सूचना प्रौद्योगिकी है, तो उससे एक देश से दूसरे देश में विचारों का, संस्कृति का एक्सचेंज तेजी से हो रहा है, ठीक है। लेकिन वहां भी आप बेईमानी कर रहे हो, वहां भी आप पश्चिमी संस्कृति तृतीय विश्व पर थोप रहे हो। तो सही मायने में तो सांस्कृतिक भूमंडलीकरण भी नहीं है। तो मुख्य रूप से भूमंडलीकरण आर्थिक ही क्षेत्र में देखने को मिलता है, और आर्थिक उदारीकरण ने भूमंडलीकरण बनने का रास्ता तैयार किया। कहोगे कैसे? तो मैं एक उदाहरण में समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आप अपनी इकोनॉमी को जब सजाएंगे, संवारेंगे, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स आएगा और आपकी इकोनॉमी दुनिया की इकोनॉमी से जुड़ेगी। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि आपका घर है, ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, सब अलग अलग आपने, लिविंग रूम है, सब आपने बनाया हुआ है, लेकिन उसका कोई नियम का पालन नहीं कर रहे हो। मनमाने ढंग से जहां ड्राइंग रूम है उसी को डाइनिंग रूम भी बनाए हुए, उसी में खा रहे हो, उसको स्लीपिंग रूम भी बनाए हो, उसी में सो रहे हो, स्पोर्ट्स रूम भी बनाए हो, खेल रहे हो, सब तितर बितर हुआ पड़ा है। तभी आपको पता चलता है कि आपके चाचा जी अमुक तारीख को यूएसए से आने वाले हैं। अब आपके हाथ पांव फूलने लगते हैं कि चाचा जी आएंगे, देखेंगे भाई कितना बेतरतीब ये रह रहा है, तो हमारा इमेज खराब होगा, हम कैसे आप करें। तो आप क्या करते हो कि जल्दी जल्दी अपने घर को
सभी घर के आदमी लग जाते हो, सोफा कवर चढ़ाते हो, ड्राइंग रूम को ठीक करते हो, बेडरूम को ठीक करते हो, सबको अपनी तरतीब पर घर को सजाते हो, और तब आप आराम से उस तिथि को चाचा जी के आने के इंतजार में बैठ रहे हो। तो जो आपने घर को सजाया और संवारा है वो आर्थिक उदारीकरण है, और आपके जो चाचा जी आएंगे वो भूमंडलीकरण है। तो भूमंडलीकरण आर्थिक उदारीकरण का परिणाम है, और आर्थिक उदारीकरण भूमंडलीकरण का रास्ता तैयार करता है। तो यही दोनों में फर्क है। अब देखो, पर्यावरण संकट तो नवीन चुनौती के रूप में आनी थी। मैंने आपको कल के क्लास में बताया था, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन में इंडिया ने पहली बार अपने प्रिंसिपल को स्पष्ट किया। मैंने इंदिरा गांधी ने बड़ा ही लाउड एंड क्लियर शब्दों में कहा, पॉल्यूटर्स मस्ट पे। उसने कहा कि देखिए, पर्यावरण को आपने दूषित किया है तो आपको इसका भुगतान करना चाहिए। हम ये भुगतान की राशि अपने सिर पर नहीं ले रहे। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जब वहां से यह कह के घोषणा करके वो आई, तो यहां पर तब तक चिपको मूवमेंट इंडिया में 1971 में शुरू हो गया। मैं आपको बताऊं कि जो चिपको आंदोलन है, इट वॉज द वन ऑफ द अर्लीस्ट इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन द वर्ल्ड। एक ब्राजील में हुआ था, एक इंडिया में हुआ। खैर एनीवे, फिर उसमें तो साम्यवादी देशों ने इसका बहिष्कार किया। लेकिन ये जो पर्यावरण संकट है जो 1960 के दशक से शुरू हुआ, वो आज भी मैं समझता हूं कि लोग इसकी मूल चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। आपको मेरे मैटर में मिल जाएगा कि इसमें सबसे बड़ा जो खलनायक है वो है जीडीपी। सारे देशों को जो जीडीपी का कॉन्सेप्ट अपनाया, और जीडीपी एक बहुत बड़ा विलेन है। मतलब सारे देश ऑब्सेस्ड है कि हमारा जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो आप अगर जीडीपी को बढ़ाना चाहोगे तो आप, जाहिर है कि आप संसाधनों का दोहन बहुत ज्यादा करोगे। आप न तो पर्यावरण को ध्यान में रखोगे, न आप मतलब सामाजिक दायित्व को ध्यान में रखोगे, ना तो मतलब आपको जीडीपी बढ़ाना है तो आपको लेबर की सुरक्षा नहीं, आप मतलब स्वास्थ्य और सेवा क्षेत्र में जितना इन्वेस्ट होना चाहिए नहीं करोगे, शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर आपका बढ़ेगा तो आपको लगता है कि भाई हम सीधे ग्रोथ को करने के लिए हमको सीधा उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए प्रोडक्शन में। तो आप जो सोशल सेक्टर में कटौती करोगे, आप पर्यावरण को दोहन करोगे, तो उससे क्या होगा कि आगे चलकर यह हानि होनी ही होनी। तो जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट आया था वो बड़ा हेस्टिली आया था, आपको मेरे मैटर में मिलेगा। जैसे ये कॉन्सेप्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, उस समय जॉन मेनार्ड केन्स था, तो जॉन मेनार्ड केन्स के निर्देश पर दो अर्थशास्त्री था, एक का नाम था रिचर्ड स्टोन और दूसरे का नाम था जेम्स मिडे। इन दोनों ने बड़ा हेस्टिली कहा था, जॉन मेनार्ड केन्स ने, कि जल्दी से दुनिया के प्रोडक्शन को कैलकुलेट करके इमरजेंसी में निकालो कि भाई कितना प्रोडक्शन देश बाय देश हो रहा है। तो उसी में इमरजेंसी में चूंकि उतना उसमें समय नहीं था और युद्ध की स्थिति थी, तो एक जीडीपी के आधार पर कॉन्सेप्ट यही दो अर्थशास्त्रियों ने दिया, जिसका नाम है रिचर्ड स्टोन एंड जेम्स मिडे। लेकिन जब 1984 में वही रिचर्ड स्टोन को जब नोबेल प्राइज मिल रहा था, नोबेल प्राइज, तो नोबेल प्राइज के अपने स्पीच में उसने दुनिया को उसमें चेताया कि देखो भाई, वो ऐसा है कि जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ी जल्दबाजी में लाया गया। हमने उस समय इतना नहीं सोचा था, क्योंकि हम इमरजेंसी में थे। लेकिन आप लोग इसको परमानेंट मत बनाइएगा, क्योंकि जब उत्पादन आप करते हो तो पर्यावरण को और सामाजिक मुद्दे को ध्यान में रखकर चलना आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप इन मुद्दों को ध्यान में नहीं रखोगे तो आगे चलकर पर्यावरण बहुत ही ज्यादा दूषित हो जाएगा। लेकिन जब उसकी बात नहीं सुनी गई, आज तक जीडीपी चल रहा है। तो जीडीपी जैसा खलनायक जब तक रहेगा तब तक पर्यावरण संकट तो रहेगा। क्या, चलिए अब मैंने आपको बताया कि भाई उसके आगे जब स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में, इसको फर्स्ट अर्थ समिट बोलते हैं। इसमें दोनों पक्षों के देशों ने भाग लिया, क्योंकि उसमें तक शीत युद्ध भी समाप्त हो चुका था। तो उसी में पहली बार यूएनएफसीसी का कॉन्सेप्ट है। यूएनएफसीसी का नाम आपने सुना होगा, उसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। वो यूएनएफसीसी बड़ा फेमस है, जैसे पर्यावरण पर कुछ भी पढ़ते होगे तो आप उसमें पढ़ोगे। तो इसमें कॉन्सेप्ट आया। फिर अगला जो सम्मेलन हुआ 1997 में हुआ, 1997 में, उसको बोलते हैं क्योटो सम्मेलन। तो क्योटो सम्मेलन में इंडिया ने
फिर इस बात को इम्फेसाइज किया। और क्योटो सम्मेलन में जो कुछ अमेरिका, यूएसए में उस समय बराक ओबामा हुआ करता था, नहीं सॉरी, उसमें बिल क्लिंटन हुआ करता था, बिल क्लिंटन। तो बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट था, वो डेमोक्रेटिक पार्टी का था। उधर यूरोपीय यूनियन और जापान, इन तीनों ने यही तय किया कि भाई ठीक है, पॉल्यूटर्स मस्ट पे, हम लोगों ने पर्यावरण को दूषित किया है तो हम लोग इसका भार वहन करते हैं। तो तय हुआ कि यूएसए, यूरोपियन यूनियन और जापान कार्बन उत्सर्जन में मेजर कटौती करेगा और इंडिया को और चाइना जैसे देशों को नहीं करना है जो बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़े। ये करके अमेरिका गया, और जब गया तो वहां पर तब तक अमेरिका में चेंज ऑफ गवर्नमेंट हो गया। और चेंज ऑफ गवर्नमेंट में आ गया जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वो था रिपब्लिकन पार्टी का, वो हार्डलाइनर था, वो मुकर गया, कहा नहीं हम करेंगे। तो ये क्योटो सम्मेलन पर गई खटाई में। तो इस कारण से क्योटो सम्मेलन ध्वस्त हो गया। अब आगे क्या देखोगे कि जब मतलब आगे चलकर फिर यही स्थिति आई, तो चलो फिर भी इंडिया इस बात पर आ रहा है, पॉल्यूटर्स मस्ट पे, पॉल्यूटर्स मस्ट पे, कई जगहों पर ये चलता रहा सम्मेलन। हमें याद है कि जब 2009 में जब कोपेनहेगन में सम्मेलन हुआ था तो पहली बार दबाव डालना शुरू किया था, क्योंकि 2008-9 में उन लोगों की इकोनॉमी खराब हो गई थी और पहले तय हुआ था कि वो लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी देंगे और $100 बिलियन वो लोग खर्च करेंगे ग्रीन टेक्नोलॉजी लाने पर, और कार्बन उत्सर्जन जो अगर में कटौती करेंगे तृतीय विश्व तो उसकी भरपाई वो करेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे वो मुकरते चले गए और बात को टालते चले गए। जब 2011 में जब डरबन में सम्मेलन हुआ तो जयंती नटराजन थी भारत की तरफ से, तो भारत बिल्कुल अड़ा हुआ था। भारत ने कहा कि देखो हम पे नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो आए हैं औद्योगिकरण में बहुत बाद में, पॉल्यूटर्स मस्ट पे। इस प्रिंसिपल को भारत ने पकड़ा हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन से ही। तो अब यूएसए और पश्चिमी देशों ने चालाकी क्या कि उकसा दिया आइलैंड कंट्रीज को। आइलैंड कंट्रीज का मतलब जैसे मॉरिशस वगैरह जैसे कंट्री है जो समुद्र में है, और अगर ग्लोबल वार्मिंग हुई तो समुद्र में वो समा जाएंगे, तो उनको एक तरह से इन्फ्लुएंस किया और उनको एक तरह से कान भर दिए कि देखो आप लोग डूबोगे, और आप लोग डूबोगे उसमें हम लोग दोषी नहीं है, इंडिया दोषी है। उसी के कारण कोई समझौता नहीं हो पा रहा। अब क्या हुआ, जितना भी जो आइलैंड कंट्रीज थे हमारे ऊपर प्रेशर बना दिया कि भाई आप तो हमें बर्बाद कर रहे हो, आप तो मतलब हमारे लिए हित में काम नहीं कर रहे हो। अब हम दबाव में आ गए और हमने अल्टीमेटली पॉल्यूटर्स मस्ट पे के प्रिंसिपल को एक तरह से डिस्कार्ड कर दिया। 1915 में जब पेरिस समिट हुआ, जो फेमस समिट, उसमें हुआ कि भाई दुनिया का जो टेम्परेचर है उसको इंडस्ट्रियल एज से 2.2 सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, उसको भी कम करके 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, ये तय हुआ। लेकिन उसमें क्या हुआ कि उन्होंने बेसिकली पॉल्यूटर्स मस्ट पे के प्रिंसिपल को छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया कि एक फॉर्मूला बनाया, उसको कहते हैं नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, एनडीसी। नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जैसे एक मैं उदाहरण देता हूं डे टू डे लाइफ का, तो आप लोग समझ जाओगे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपको होगा। जैसे मान लिया कोई चंदा वसूली के लिए आप निकलते हो, तो धनी लोग, तय ये हुआ है कि धनी लोग चंदा देंगे, जिनके पास नहीं है वो नहीं देंगे डोनेशन। तो धनी लोगों से गए, धनी लोगों ने अपना डोनेशन लिखा। अब वो जाते हैं निर्धन लोगों के पास भी, जिनसे नहीं मांगना है, बोला कि देखिए हमें मांगना तो नहीं चाहिए आपसे, लेकिन हम आप पर कोई दबाव नहीं दे रहे हैं, हम इधर मुड़ गए, कलम रख दिया, आप अपनी मर्जी से जो चाहते हैं लिख दीजिए, हम उतना से संतोष कर लें। अब आपके सामने उसको रखा, आपने लिख दिया। जब लिखा, मान लें आपने 1000 लिख दिया, तो 1000 लिखने तक वो चुपचाप आपसे लिखवा लेते हैं। एक बार जब आप लिख दिया तो आपके पीठ पर सवार हो जाएंगे, सुबह शाम दौड़ने लगेंगे, कब पैसे दे रहे हो, कब पैसे दे रहे हो। अब आप फंस जाओगे, क्योंकि आपने स्वयं लिख दिया है। तो पेरिस समिट में इन्होंने तृतीय विश्व के साथ कुछ वही हाल किया। नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि देखो ये हमने डिसाइड किया है, इसमें आपका कुछ करना नहीं है, ये हमने डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया है, जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो करिए। लेकिन जब एक बार आप कर दिए तो आपके पीठ पर सवार हो गए कि भाई आपको कार्बन उत्सर्जन में कटौती करिए। अब आप बुरे फंसे हुए हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे देशों की लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो आप जो कार्बन उत्सर्जन में कटौती करेंगे तो कुछ कॉस्ट पर करेंगे। और उन लोगों के लिए कार्बन उत्सर्जन क्या होता है, लग्जरी होता है। जैसे वहां पर देखोगे यूएसए वगैरह में, तो मतलब अब
ग्लास के अंदर जैसे मकान है तो पूरे ग्लास भरे हुए हैं, -15 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और वहां पर टी शर्ट पहन के लोग अंदर घूम रहे हैं। क्यों? इसी चल रहा है। वार्मिंग का फैसिलिटीज है, कूलिंग का फैसिलिटीज है, लिफ्ट है, मतलब हर चीज उनका इलेक्ट्रिफाइड है, हर चीज ऑटोमेटिक है, वॉशिंग मशीन से लेकर हर चीज, मतलब आप कह सकते हो हाउस क्लीनिंग ऑटोमेटिक है। तो अब उसमें उनका डोमेस्टिक में उनका उत्सर्जन ज्यादा है। हम लोग का यहाँ डेवलपमेंट में कार्बन उत्सर्जन ज्यादा है, और डेवलपमेंट हमारी मजबूरी है कि हमारे लोग करीबी रेखा से नीचे हैं, लेकिन अब दोनों को उन्होंने एक धरातल पर ला दिया। तो यही सब चक्कर है। जब तुम लोग पर्यावरण वगैरह तो पढ़ते ही होगे, तो ये सब चक्कर ये पर्यावरण डिप्लोमेसी का है। अब मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आपका आतंकवाद। तो देखिए आतंकवाद का रायता कैसे फैला। तो ये अनइक्वल इकोनॉमिक संबंधों से उपजा है, मतलब असमान आर्थिक संबंधों से। अब पहले आपने देखा कि अरब राष्ट्रवाद के साथ धोखा हुआ, अरब राष्ट्रवाद के बाद फिर नहीं, पहले अब तक समझ गए कि नहीं? अगर थोड़ा सा आप अंकुर को बोले कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोलता चला जा रहा हूं और आपको समझने में कोई असुविधा हो रही, तो प्लीज थोड़ा इन्फॉर्म कर दीजिए। समझ गए ना? तो समझ रहे हैं ना सब? हाँ। तो मैं आपको बताया कि एक तो अरब राष्ट्रवाद के साथ विश्वासघात हुआ, आप लोग अच्छी तरह जानते। उसके बाद तेल साम्राज्यवाद, मैंने आपको बताया कि भाई पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग पेट्रोलिंग प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, उनके यहाँ घुस गई। मैंने मोसादेक की सरकार को गिराना आपको बताया था, याद है ना? कि ईरान में कैसे मोसादेक की सरकार को गिरा दिया अमेरिका ने, कैसे पेट्रोलियम जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उसने हस्तक्षेप किया, फिर अमेरिका अपने वर्चस्व अरब क्षेत्र में स्थापित कर लिया, उनके तेल भंडार पर नियंत्रण स्थापित करने लगे। तो इस सब कारण से उन लोगों की जो प्रतिक्रिया हुई, तो वहां पर चूंकि कहीं ना कहीं रिलीजियस फंडामेंटलिज्म था, तो जो प्रतिक्रिया हुई तो साम्राज्यवादी शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया धर्म के माध्यम से होने लगी। तो धर्म के माध्यम से होने लगी तो कहीं ना कहीं उसने रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को जन्म दिया। फिर आप देखेंगे जो अरब क्षेत्र है, वो अरब क्षेत्र में कहीं ना कहीं खलीफा का शासन था। तो खलीफा का शासन रहा था, और एक समय तक इस्लाम के गोल्डन डेज रहे थे। तो अभी भी जो बहुत सारे इस्लामी बुद्धिजीवी हैं, वह इस्लाम के स्वर्ण, थोड़ा सा टेम्परेचर को 1 पॉइंट बढ़ा, जैसे वो इस्लाम के स्वर्णिम दिन को नहीं भूल रहे हैं, और वो इस्लाम के स्वर्णिम दिन को जिलाने की बात करते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इसी क्रम में आपको सूचना मिलती है कि 2 विचारधारा अरब क्षेत्र में आई। देखो सब मैंने मैटर में लिख कर दिया हुआ है, और आप लोग वैसे भी पढ़ोगे तो आप लोग इतने मेधावी हो चुके हो कि स्वयं भी पढ़ के समझ जाओगे। तो जब वहां पर जब आप देखोगे कि जो अरब क्षेत्र है, तो वहां पर 2 विचारधारा, 2 माने उग्र विचारधारा आई। एक को कहते हैं बहावी विचारधारा, दूसरा सलाफी विचारधारा। तो बहावी विचारधारा के जो जनक है वो है अब्दुल बहाव। तो अब्दुल बहाव यह कहते हैं कि इस्लाम को उसके मूल रूप में स्थापित किया जाना चाहिए और शरीयत के कानूनों को बहाल किया जाना चाहिए, और इस्लाम उसके मूल रूप में स्थापित हो, और इस्लाम की जो मूल रूप में इस्लाम स्थापित हो, इस्लाम को फिर पवित्रता को एक बार स्थापित किया जाए। और इस्लाम को मूल रूप में स्थापित करने के लिए हमको पश्चिमी विचारधारा और पश्चिमी तकनीकी से परहेज करना है। तो ये पश्चिमी तकनीकी से भी परहेज करने की बात करता है। जो सलाफी विचारधारा है उसका भी उद्देश्य वही है, इस्लाम को उसके मूल रूप में स्थापित करिए, एकदम प्योर रूप में इस्लाम को हम स्थापित करेंगे, लेकिन इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें आवश्यकता होगी तो हम पश्चिमी तकनीकी का उपयोग करेंगे, पश्चिम के ही विरुद्ध। तो पश्चिमी तकनीकी के उपयोग की अनुमति सलाफी विचारधारा देती है। तो जिसे आप कहते हो, एक आपने आतंकवादी का नाम सुना होगा, बहुत फेमस है, ओसामा बिन लादेन और अल कायदा, वो सलाफी विचारधारा की ही उपज है। फिर अरब इजराइल का जो प्रॉब्लम हुआ है, उसने भी वहां पर इस्लामी, कहीं ना कहीं इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को प्रोत्साहन दिया। जैसे इजराइल के शोषण के विरुद्ध वहां पर एक हमास मिलिशिया नामक संगठन गाजा पट्टी में बना।
उधर लेबनान पर जब हमला किया इजराइल ने, तो वहां पर एक हिजबुल्ला गुट बना है, वो भी एक आतंकवादी गुट ही है। और इधर ओसामा बिन लादेन का इतिहास यह है, और आप अगर गौर से देखोगे तो जितना भी दुनिया में रायता फैलाया हुआ है, और जब उसकी जड़ में आप जाओगे तो कहीं ना कहीं यूएसए जरूर फंसता है। आप लोगों को पता है कि सोवियत रूस की सेना अफगानिस्तान में घुसी थी, और सोवियत रूस की सेना अफगानिस्तान में गई, और अफगानिस्तान, अमेरिका से पहले सोवियत रूस अफगानिस्तान से पिटकर आ चुका है। ये आप लोगों को सूचना है, हाँ या ना? थोड़ा सा अंकुर के माध्यम से इन्फॉर्म करिए तो, कि अफगानिस्तान में सोवियत रूस पिटा और वहां से एक तरह से उसको भी निकलना पड़ा था शुरू में। Maximum yes. ओके, गुड। तो जब सोवियत रूस अफगानिस्तान में गया था तो शीत युद्ध का काल था, और उसी कारण से शीत युद्ध हारा भी सोवियत रूस। तो यूएसए सोवियत रूस के विरुद्ध भड़का रहा था शीत युद्ध में स्थिति मजबूत करने के लिए। अब देखिए, जब आप किसी के विरुद्ध अगर युद्ध भी कर रहे हो, संघर्ष भी कर रहे हो, तो आपको एक दायरा तो पता होना चाहिए कि जो आप कर रहे हो उसका रिपरकशन क्या होगा। अब यूएसए का देखो, अफगानिस्तान में रसिया के विरुद्ध मुजाहिदीन कहते जो धर्म पर समर्पित लोग हैं, उसको भड़काया। और इसका पूरा सबूत है कि खैबर दर्रे के पास अमेरिकी रक्षा सलाहकार जिसका नाम था ब्रेजेनिस्की, वो एक हाथ में AK-56 राइफल और दूसरे हाथ में कुरान लेकर कहा कि ये दोनों आपको आजाद करेंगे। अब बताइए, हथियार, मतलब इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के हाथ में हथियार दिया, और अमेरिका ने AK-56 राइफल को सप्लाई किया। और वैसे भी शीत युद्ध के काल में दुनिया में अवैध हथियारों का जखीरा बन चुका था, तो अफगानिस्तान में इतने सारे मिलिशिया खड़े हो गए, और अफगानिस्तान में दुनिया भर के जिहादी लड़ने के लिए सोवियत रसिया के अगेंस्ट में आया। उसी में एक था अब्दुल्ला आजम जो मिस्र से आया था, और दूसरा आया था सऊदी अरेबिया से ओसामा बिन लादेन। तो ओसामा बिन लादेन एक तरह से अब्दुल्ला आजम का फॉलोअर था, और अब्दुल्ला आजम सलाफी विचारधारा का बड़ा प्रवर्तक था। तो उसे सलाफी विचारधारा के जनक हसन उल बन्ना को माना जाता है। तो इस तरह से तो ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में लड़ा। अफगानिस्तान में जब सोवियत रूस की सेना हार गई तो फिर वो लौट गया सऊदी अरेबिया। जब 1991 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूएनओ में ज्वाइंट कमांड बनाया इराक के अगेंस्ट में, और 1991 में जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराक पर हमला किया, तब ओसामा बिन लादेन संयुक्त राज्य अमेरिका के ही खिलाफ हो गया, और फिर वो अमेरिका के अगेंस्ट में ही आग उगलने लगा। और फिर वो पहले इराक में अमेरिका को हरास करने के लिए पहुंचा था, फिर वहां से निकल लिया और चला गया सूडान, और सूडान में ही सनन ली, और सूडान में रहकर वो अमेरिका की जड़ खोद रहा था। यूएसए को पता चल गया, तो यूएसए ने सूडान की सरकार पर दबाव डाला कि ओसामा बिन लादेन को अपने देश से निकाल दे। तो 1994 में सूडान की सरकार ने ओसामा बिन लादेन को अपने देश से निकाल दिया। तो जब उसे अपने देश से निकाल दिया तो वो चलाया, अब कहां जाता? तो 94 में अफगानिस्तान में तालिबानी स्थापित थे, और तालिबानियों का मुखिया था मुल्ला उमर ने उसे अपने यहां शरण दे दी। तो ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में बैठ गया, और वहीं से वो लगा षड्यंत्र करने। और उसी क्रम में 9/11 की घटना हुई। 2011 में एक आतंकवादी दस्ता भेजा जिसने अमेरिका पर टेररिस्ट हमला किया, जो पूरी घटना आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि इतना फेमस चीज है, और वहीं से आतंकवाद को भी प्रोत्साहन मिला। अब उसके बाद अमेरिका ने दुनिया को एक तरह से हॉस्टेज पर रख दिया, कहा या तो आप अमेरिका के साथ हैं आतंकवाद के साथ, और आतंकवाद के साथ उसने जो जिहादी संघर्ष छेड़ा
उसमें और दुनिया में आतंकवाद बढ़ता चला गया। अब आज ये स्थिति क्या है, अल कायदा का, कि वो रक्त बीज की तरह पूरी दुनिया में क्षेत्रीय रूप में फैल चुका है। अब उसी में देखोगे अल कायदा ये, अल कायदा वो, कोई अल मुसरा, कोई अल नुसरा, और इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन पूरे कुकुरमुत्ता की तरह पूरे विश्व में फैल चुके हैं कि आज अमेरिका के लिए उस रायता जिसको फैलाया था अफगानिस्तान में, उसको खुद साफ करना इसके लिए मुश्किल है। और यही इसने हर जगह किया है। अफगानिस्तान में देखो अशरफ गनी को छोड़कर किस तरह भागा, आप लोग तो उसके चश्मदीद गवाह हो। तो ये इसका कैरेक्टर रहा है। अब देखो मैं स्टूडेंट्स, अब आप लोगों का तो टाइम समाप्त ही हो रहा है और मैंने मैटर दे ही दिया है और आप लोग मेधावी हो और आप लोगों पर मेरा पूरा भरोसा है कि जब इसको आप पढ़ोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ऐसा सच नहीं होगी। तो एक दो मैं चुप तुमको समझा देता हूं, एक चीज जो टेक्निकल एक दो चीज है वो समझा देता हूं। देखो एक टेक्निकल चीज है वो है यूरोजोन क्राइसिस, एक टेक्निकल चीज है सब प्राइम लोन क्राइसिस। सब प्राइम लोन क्राइसिस क्या था, जैसे देखो यूएसए था, तो होता क्या है, ये बैंकिंग, ये थोड़ा एक इकोनॉमिक चीज है। अगर टेक्निकली नहीं समझ में आया तो जब बाद में तुम इकोनॉमी पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस एक जस्ट उदाहरण बताता हूं, इसको कहते हैं अमेरिका का सब प्राइम ऋण संकट, और ये हुआ था 2008 में। तो उसमें हुआ ऐसा कि उस समय अमेरिकी इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही थी, मतलब डिमांड उसमें कम हो रहा था। तो अमेरिका में जो ऐसे हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक है जिसको आप कहते हो आरबीआई, वहां पर एक बैंक है जिसका नाम है फेडरल रिजर्व। तो उस समय बिल क्लिंटन की सरकार थी, तो बिल क्लिंटन की सरकार ने, ये 2008 में हुआ है लेकिन ये मैं 2001 की बात बता रहा हूं कि 2001 में अमेरिकन इकोनॉमी में मांग में गिरावट आ गई थी। तो फेडरल रिजर्व को एक तरह से बिल क्लिंटन की सरकार ने कहा कि आप मतलब क्रेडिट ईजिंग करिए, मतलब क्रेडिट ईजिंग कहते हैं उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग, मतलब मार्केट में आप करेंसी भेजिए ताकि डिमांड क्रिएट हो। करेंसी मार्केट में आएगी तो डिमांड क्रिएट होगा। तो फेडरल रिजर्व ने 0% पर ऋण का ऑफर दिया कि हम 0% इंटरेस्ट पर उसने ऋण देना शुरू किया। तो जब बहुत बड़ी मात्रा में जब फेडरल रिजर्व जब बाजार में मुद्रा 0% इंटरेस्ट पर भेजने लगा, तो उसमें बहुत सारे ऐसे संगठन खड़े हो गए, बहुत सारे बैंकिंग ऐसी खड़ी हो गई नई जो उस पैसों का लाभ उठाए। उसी में एक बैंकिंग खड़ी हो गई जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट बैंक। उसका नाम था इन्वेस्टमेंट बैंक, निवेश बैंक उसका नाम ही था। और ये बैंक ने फेडरल रिजर्व का जो इजी मनी मिला 0 इंटरेस्ट पर उसको लिया और तब उसने लोन बहुत ही चीपर रेट में हाउसिंग क्षेत्र में देना शुरू कर दिया कि भाई जो भी हाउस खरीदना चाहते हो वो आप ये लोन ले सकते हो। तो उसमें जो हाउस खरीदने जो आ रहे थे वो दो तरह के लोग थे। एक तरह के लोग थे जिनमें कुछ पेइंग कैपेसिटी थी, मतलब जो दे सकते थे नॉर्मली, उसको कहते हैं प्राइम कस्टमर या प्राइम लोनी। प्राइम लोनी का मतलब हुआ कि वो ऐसा ऋण प्राप्त करता जिनका रिपेमेंट की कैपेसिटी है। और दूसरे को कहते हैं सब प्राइम कस्टमर। तो जो सब प्राइम कस्टमर है वो ये है कि उसको पेइंग कैपेसिटी नहीं, कम है, कमजोर है, मतलब वो दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। तो बैंक का नियम क्या होता है कि अगर प्राइम आपका कस्टमर प्राइम लोन देने वाला कस्टमर हो, माने प्राइम इंटरेस्ट वाला प्राइम लोनी, तो उसको आप कम रेट में ऋण देते हो, माने उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है कम होता है। और जो सब प्राइम है उसको बहुत ज्यादा, इसे 2 गुना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा। जैसे अगर इसका 12% इंटरेस्ट रेट होगा तो इसका सीधा 25% इंटरेस्ट रेट होगा। तो बैंक सबको इतना लालच हो गया कि प्राइम कस्टमर के साथ साथ सब प्राइम को भी देने लगे, क्योंकि भाई कहा कि भाई 25% इंटरेस्ट दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बस वही हुआ ऐसा कि धीरे धीरे कुल मिला के 2.2 ट्रिलियन, देखो इतना बड़ा अमाउंट सब प्राइम कस्टमर को दिया गया था। तो पहले सब प्राइम लोन को और प्राइम लोन को दोनों को अलग अलग रखा गया और आगे चलकर दोनों लोन मिल गया। और उस समय अमेरिका में क्या होती है, थोड़ा टेक्निकल चीज है, जो बैंकिंग होती है ना, जैसे आप एक बैंक हो तो आपने 20 लाख का लोन दिया किसी को 12% इंटरेस्ट पर, ओके। तो तुम देख रहे हो कि भाई 10 वर्ष का रिपेमेंट है,
तो 10 वर्ष में हमको रिपे करेगा। हमने 12% पर हमने 20 लाख रुपए अमुक को दिए हैं, तुम्हारा 20 लाख रुपया ब्लॉक हो गया, तो वो क्या करेगा कि वो अपना ऋण का जो पेपर होगा वो किसी दूसरे बैंक को बेच देगा कि देखिए ऐसा है कि हम 10 साल वेट नहीं कर सकते, आप वेट कर लीजिएगा, इस 12% में हम आपको 8% दे देते हैं, इसमें 4% ही मेरा रहेगा, आप इसको ले लीजिए और आप 10% अपना इससे धीरे धीरे लेते रहिए, हमें पैसा फ्री करिए, अब 8% आप ले लीजिए इंटरेस्ट, और हम जाते हैं 4% लेकर, हम कहीं और फिर इंटरेस्ट पर लगाएंगे पैसे। तो होता क्या है कि इसको कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन, मतलब कि आप अपना लोन है उसको बेच दिया किसी दूसरे को और दूसरा ने बेच दिया तीसरे को, तो चेन बन गया पूरा। अब चेन बन गया तो ये सब प्राइम वाला है, ये प्राइम वाला है, वैसे भी सब प्राइम वालों की पेइंग कैपेसिटी कम है। इन द मीन टाइम कुछ वर्ष के बाद फेडरल रिजर्व ने क्या किया कि अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया कि भाई 0% नहीं हो अपना, बस इस सारे बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो कस्टमर है, वो कस्टमर का तो पेमेंट, वो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट बढ़ गया, तो देने की कैपेसिटी जिसको नहीं थी तो सबसे पहले धराशायी हुआ, आज जिसको देने की कैपेसिटी तो भी हिलने लगा। उस सब क्या किया, अपना हाउस पटकना शुरू कर दिया। क्योंकि हुआ ऐसा कि जब हाउस में अचानक से डिमांड, जो बहुत लोग हाउस खरीदने लगे थे, तो 10 लाख के हाउस हो गए थे 1 करोड़ का, और 80-85% बैंक फाइनेंस कर देता था। तो अगर 1 करोड़ का लोन है तो 80 लाख बैंक ने दे दिया। जब लोगों ने हाउस डंप किया तो फिर वो गिरकर 10 लाख हो गया। तो 10 लाख हो गया तो जिन्होंने 80 लाख उस बैंक को दिया हुआ था, उसको तो कस्टमर ने कहा कि भाई हम नहीं दे सकते, लीजिए हाउस। तो 10 लाख में हाउस बेच के भी क्या करता, उसको 70 लाख रुपए डूब गए। इसी तरह से पूरा चेन डूबा। माय स्टूडेंट्स, ये इकोनॉमिक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, कहां तक मैं तुम्हें बताऊं। और इस कारण से अमेरिकी इकोनॉमी पर गई। वहां पर लेहमान ब्रदर्स पहला बैंकिंग था, वो पहुंच गया खतरे में, और उसके बाद धीरे धीरे वहां पर बैंक फेल करना शुरू कर दिया। तो ये हुआ आपका यूएसए का। अब मैं आपको दूसरा क्राइसिस बताता हूं। यूरोजोन क्राइसिस। अब यूरोजोन क्राइसिस देखो, ये भी इकोनॉमिक इश्यू है, तो तुम लोग थोड़ा सा दिमाग फ्री करके सुनना। तो अगर थके नहीं होगे तो थोड़ा सा दिमाग को हिला के टाइट होके थोड़ा बैठना। तो देखो, मान लीजिए ये है यूरोप, ओके, तो उसमें जैसे यूरोपियन यूनियन बना, उसी तरह से 19 देशों ने मिलकर यूरोजोन बनाया। देखो ये यूरोजोन है। तो यूरोजोन में अब एक ही करेंसी आ गई, वो करेंसी थी यूरो, जो कॉमन थी, जर्मनी से निकलती थी। मतलब ये पूरे यूरोपियन यूनियन अपनी करेंसी निकालता था यूरो, सारे देश में यही करेंसी चलनी है, एक ही जगह पर इस करेंसी को बननी है। इस करेंसी में कोई मतलब डिवैल्यूएशन या अवमूल्यन कोई देश नहीं कर सकता, क्योंकि ये कॉमन करेंसी है, कोई एक देश इसमें कोई बदलाव नहीं ला सकता। इधर क्या था कि उत्तर में सबसे मजबूत इकोनॉमी जर्मनी की थी, फिर फ्रांस वगैरह की थी। इधर दक्षिण में पिग्स कंट्रीज है, पिग्स का मतलब हुआ पुर्तगाल था, इटली, पुर्तगाल, इटली, जी ग्रीस, और पिग्स PIGS ग्रीस, एक और जी से कोई कंट्री था, और स्पेन। तो जो दक्षिणी यूरोप के देश थे वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। तो मतलब इसमें देखो, एक जो आप जैसे मेरे मैटर में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जिसको तुम यूरोजोन संकट कहते हो, थोड़ा मेंटली अलर्ट होकर सुनना, जिसको तुम यूरोजोन संकट कहते हो, ये बड़ा टेक्निकल चीज, अगर नहीं भी समझो तो क्या जाता है, अपना सिलेबस का तो है नहीं, अगर आप ये समझ गए तो कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड हिस्ट्री को समझ जाओगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बस केवल इंटरेस्ट से आपको देखना मांगता है। तो यूरोजोन संकट है, इसको कहते हैं क्यों हुआ, तो इसका बड़ा कारण माना जाता है कि वित्तीय एकीकरण, राजकोषीय, या आप कह सकते हो कि राजकोषीय माने फिस्कल, राजकोषीय एकीकरण के बिना
के बिना मौद्रिक एकीकरण, राजकोषीय एकीकरण के बिना मौद्रिक एकीकरण, ये क्या है मैं बताता हूं। देखिए, जैसे ये सारे कंट्रीज हैं, इन सब के उत्पादन के स्तर अलग अलग थे, सबकी तकनीकी का स्तर अलग अलग था, किसी का डेवलप्ड था, किसी का कमजोर था, मतलब प्रोडक्शन का कॉस्ट सबका अलग अलग था। रिटायरमेंट एज की पॉलिसी सबकी अलग अलग थी, कोई 62 वर्ष में रिटायर करता, कोई 65 वर्ष में रिटायर करता। अब मैंने उनका रिटायरमेंट का वर्किंग का क्लास में किसी ने 62 वर्ष दिया हुआ था एज, किसी ने 65 वर्ष दिया हुआ था, किसी ने 60 वर्ष दिया हुआ था। अब क्या है कि जब इनका प्रोडक्शन होता तो प्रोडक्शन को, इस मार्केट को पहले यूरोजोन को कर दिया गया, सबसे पहले इसको कर दिया गया यूरोपीय यूनियन में, मतलब स्वतंत्र बाजार, मतलब कि एक देश से दूसरे देश पर चुंगी मुक्त वस्तुओं की आवाजाही होगी, ठीक है। और दूसरा यह एक ही मुद्रा हर जगह चलेगा। तो अब क्या हुआ कि जैसे अब जर्मनी है तो उसकी अर्थव्यवस्था विकसित थी, उसकी पॉलिसी भी अच्छी थी, उसकी तकनीकी विकसित थी, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो सस्ता हो गया, सस्ता। और पुर्तगाल है, ग्रीस है, स्पेन है, जिसकी अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी, तकनीकी पिछड़ी हुई थी, उसका प्रोडक्ट महंगा हो गया और मार्केट खुला हुआ है, आप वस्तुओं पर चुंगी नहीं लगा सकते हो। तो जो उत्तरी यूरोप का जो विकसित क्षेत्र की वस्तुएं थी, वो दक्षिणी यूरोप में आकर वो वस्तुएं छा गई। इन देशों की अपनी वस्तुएं बिकनी बंद हो गई, क्योंकि सस्ती दर पर वस्तुएं मिल रही, तो राष्ट्रवाद के नाम पर तो कोई खरीदता नहीं, आप समझ सकते हो। तो इनका चीपर प्रोडक्ट वो खरीदने लगे, तो उनका अपने उद्योग बैठने लगे, अपने उद्योग बैठने लगे। आप कहोगे बचाव क्या है, तो बचाव दो था और दोनों बचाव को इन्होंने खो दिया था। एक बचाव यह है कि मैं आपको पीछे से बता रहा हूं, केनेसियन अर्थशास्त्र भी बता चुका हूं, उससे पीछे भी बता चुका हूं कि एक बचाव होता है कि जैसे इनका वस्तु जो प्रोडक्ट है वो चीपर है और जो आपका प्रोडक्ट है वो कॉस्टलियर है। तो वन पॉइंट ऑफ सेफ्टी इज दैट, वन पॉइंट ऑफ सेफ्टी है वो ये है कि आप उनके प्रोडक्ट पर उतने % चुंगी लगा दो ताकि आपसे उनका प्रोडक्ट महंगा हो जाए और आपके लोग आपकी वस्तुएं खरीदें। तो वो चुंगी लगाने का हक तो इन्होंने खो दिया था, ओके। दूसरा है कि आप अपने मुद्रा का अवमूल्यन कर लो। तो मुद्रा का अवमूल्यन करते हो तो क्या होता है पता है, आपका निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। जैसे उदाहरण बताता हूं, जैसे आपका $1 50 रुपए के बराबर था, आपने उसको बढ़ा के उसको अवमूल्यन कर लिया रुपया का और $70 $1 कर दिया। तो आपके जो आयातक थे वो, आपके जो निर्यातक थे वो निर्यात पहले $1 लाख का करते थे तो उनको 50 लाख मिलता था, अब उनको 70 लाख मिलेगा। और आपके जो आयातक थे पहले $1 लाख का आयात करते थे तो उनको 50 लाख रुपया देना पड़ता, हमको 70 लाख देना पड़ेगा। तो उनको यह दिखेगा कि 70 लाख हम अगर जर्मन प्रोडक्ट को दे रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट हमारे अपने देश से वो प्रोडक्ट 60 लाख में मिल रहा है। पहले 50 लाख था तब तो हम जर्मनी से खरीदते थे, अब 60 लाख में हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है और 70 लाख में जर्मन प्रोडक्ट मिल रहा है। तो क्यों ना हम अपना प्रोडक्ट खरीदें, तो आयात में कटौती हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो दो तरह से आप आयात को रोक सकते हो, अनचाहा आयात को चुंगी लगाकर और मुद्रा का अवमूल्यन करके। और इनकी दोनों स्वतंत्रता चली गई थी। एक तो कॉमन मार्केट हो गया था तो वो नहीं कर सकते थे, दूसरा ये अपने मुद्रा का अवमूल्यन नहीं कर सकते थे। तो इन सारे देश के उद्योग बैठने लगे और उद्योगों ने बैंक से लोन लिया हुआ था, तो उद्योग अब बैंक के कर्जदार थे तो बैंक फेल करने लगे क्योंकि वो रिपेमेंट ये कर नहीं रहे थे। 1 वर्ष पहले अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम में क्राइसिस आ गई थी। तो ये दक्षिणी यूरोप के यूरोपीय देशों, यूरोपीय सरकारों ने सोचा कि भाई देखो, अमेरिका ने अपने बैंकों को समय पर मदद नहीं की थी, इसलिए उसके बैंक फेल कर गए थे, कहीं हमारे बैंक में न फेल कर जाएं और हमारे यहाँ क्राइसिस ना आ जाए। तो उन्होंने क्या किया कि बाहर से प्राइवेट पार्टी से लोन लेकर, कर्ज लेकर
अपने बैंक को बेल आउट पैकेज देकर अपने बैंक को बचाया, तो अब वही कर्जदार, सरकार ही कर्जदार बन गई भयंकर। उसको कहते हैं सॉवरेन डेट क्राइसिस। सॉवरेन डेट क्राइसिस इसलिए कि सरकार तो संप्रभु होती है और सरकार ही कर्जदार बन गई। तो यही था इसका सॉवरेन डेट क्राइसिस जिसने यूरोप में क्राइसिस लाई। तो थोड़ा सा आप अंकुर को आप संकेत कर दीजिए, मिस्टर अंकुर को, कि आपने समझा या नहीं समझा। Yes, sir. माय स्टूडेंट्स, थैंक यू, क्योंकि आप लोग बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। अब मैं स्टूडेंट्स वर्ल्ड हिस्ट्री को औपचारिक रूप से समाप्त करता हूं। इसको, ये जो पार्ट है, इसको आप लग्जरी में लो, अपने दिमाग को ब्रॉड करो और आप थिंकिंग क्रिएचर जरूर बनना। हमारा विश्वास है कि आप लोग बहुत ही सक्सेसफुल होंगे और हमें अब आपको खुद संस्थान से सूचना मिल जाएगी। अब मेरा क्लास किस दिन होगा, कल्चर शुरू होगा, लेकिन वो सूचना आपको मिल जाएगी और आप उस उक्त तिथि से फिर हमारे सामने उपस्थित हो जाओगे। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड कल्चर, ये पार्ट आपका बचा हुआ है, ये पार्ट भी मैं संपन्न कर दूंगा जल्द ही। तो आज हम आपसे विदाई कुछ समय के लिए लेते हैं, फिर मिलने के आश्वासन के साथ, और तब आपका मेंस के साथ प्रीलिम्स का भी साथ साथ चलेगा। सो आई हैव टू डू दैट। तो आज मैं यहीं इसको स्थगित करता हूं और आप लोग अगले मैसेज की प्रतीक्षा करिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू।